आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मुगल अच्छे थे अत्याचारी, इस बात को लेकर इन दिनों प्रदेश में एक नई सियासी जंग छिड़ गई। दरअसल वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने मुगलों की तारीफ में कसीदे पढ़े, जिसका कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने समर्थन किया। साथ ही अकबर का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ मुगल अच्छे थे और उनको लगातार इतिहास क्रेडिट देता है। जाहिर है भाजपा के लिए कांग्रेस को घेरने का यह बड़ा अवसर है। भाजपा एक बार फिर कांग्रेस पर तुष्टीकरण की सियासत करने का आरोप लगा रही, तो इधर कांग्रेस पार्टी भाजपा को विघटनकारी बताकर मूल मुद्दों पर से ध्यान हटाने वाली पार्टी कहती। बड़ा सवाल ये कि मुगलों को लेकर खुले सियासी अखाड़े में कौन किसे मात देता है। दोनों पक्षों के तर्क सुनेंगे। पहले पूरा घटनाक्रम क्या है इस रिपोर्ट में समझिए। और हमारा जो कांग्रेस का ऑफिस है वो भी अकबर रोड पर है। हमें तो कोई इतराज नहीं है। हम नहीं कहते हैं कि नहीं कांग्रेस हैं हम, अकबर रोड पर हम कैसे रह सकते हैं, इसको आप महाराणा प्रताप रोड बना दीजिए। हमने कभी नहीं कहा, क्योंकि हम अकबर को अपना समझते हैं, हम उनको गैर नहीं समझते। बहुत अच्छे मुगल शासक भी हुए जिन्होंने इस देश को बड़ी बड़ी GDP दिए, बड़ी बड़ी इमारतें दी, एक बहुत बढ़िया व्यवस्था दी। मुगलों की तारीफ को लेकर चर्चा में आए कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर पूछे गए सवाल के जवाब में भोपाल पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने न केवल बयान का बचाव किया बल्कि कुछ मुगलों को अच्छा बता दिया। कांग्रेस नेताओं के इन बयानों पर मध्य प्रदेश में सियासी पारा चढ़ गया है। बड़ी बात यह कि सुप्रिया श्रीनेत का बयान ऐसे वक्त पर आया जब एक ही दिन पहले जनजाति गौरव दिवस के मौके पर भोपाल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने मुगलों के अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाली गोंड रानी कमलापति के नाम पर हबीबगंज स्टेशन का लोकार्पण किया है और देश में मुगलों और अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों को लेकर पुरानी सरकार पर अंधेरे में रखने का आरोप लगाया। सुप्रिया श्रीनेत ने न केवल मणिशंकर अय्यर के बयान का समर्थन किया बल्कि मुगल शासक अकबर को महान भी बताया। मुगल शासन में ही अकबर भी हुए, मुगल शासन में इस देश का GDP 30% हुआ। हाँ, जिन मुगल शासकों ने अतिक्रमण किया, जिन्होंने जबरदस्ती करी, उनका नाम कोई नहीं लेता है, लेकिन अकबर का नाम तो हम सब लेते हैं। सब मुगल खराब नहीं थे, ये मैं बोलना चाहती हूँ आपसे। बहुत अच्छे मुगल शासक भी हुए जिन्होंने इस देश को बड़ी बड़ी GDP दिए, बड़ी बड़ी इमारतें दी, एक बहुत बढ़िया व्यवस्था दी। कांग्रेस नेताओं के मुगलों की तारीफ में कसीदे पढ़े जाने के बाद भाजपा ने मणिशंकर अय्यर और सुप्रिया श्रीनेत के बयान के बहाने पूरी कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस नेताओं के बयान कांग्रेस की विचारधारा और देश में बहुसंख्यकों के प्रति उनके विचारों को स्पष्ट करता है। अरे महाराणा प्रताप पर जाकर के बात करें ना, शिवाजी के बारे में बात करें ना, सुप्रिया सुने। और शिवाजी के समय में क्या था इस शासन व्यवस्था में, भगवान राम के समय में इस देश के अंदर राम राज्य था, इसकी बात करें। वो मुगलों को याद करने की बात करते हैं, देश का अपमान है। वैसे भी इन दिनों वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व को लेकर दी गई राय पर बवाल मचा है। ऐसे में मणिशंकर अय्यर की मुगलों की तारीफ और उस पर सुप्रिया श्रीनेत के समर्थन से सियासी घमासान मचना तय है। सवाल ये कि मध्य प्रदेश की सियासत में ये नई मुगलई रेसिपी किसे रास आती है और किसका सियासी जायका बिगाड़ती है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो मुगलों के बहाने जो महाभारत छिड़ी है, इस महाभारत में दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर आरोप हैं और बड़े आरोप हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि देश में कई सारे लोगों ने राज किया, उसमें से मुगल एक थे और सारे मुगल बुरे नहीं थे। कुछ मुगल ऐसे भी थे जिनको इतिहास क्रेडिट देता है और जिनको हम आज भी याद करते हैं। और इसी तरीके के बयान का समर्थन करते हुए जो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं उनको लेकर भी लगातार विवाद की स्थिति है। दूसरी तरफ बीजेपी कहती है कि अच्छे राज को याद करना है तो बहुत से ऐसे राज हुए, राम राज हुआ है, शिवाजी महाराज का राज हुआ है, उसे क्यों नहीं याद करती कांग्रेस पार्टी। अगर मुगलों को राज करेगी तो देश माफ नहीं करेगा। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी कहती कि मूल मुद्दों पर से ध्यान बटाना और विघटन करना यह बीजेपी के शासन की नीति है।
हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बहुत ही सुलझे हुए काबिल वक्ता हैं। उन्हीं से जानते हैं कि उनके तर्क इस बारे में क्या है, ताकि जनता आप भी समझ सकें कि क्या और किस तरह के लॉजिक दोनों पक्षों की तरफ से दिए जा रहे हैं। अब्बास हफीज साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना पक्ष रखेंगे, और उमेश शर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर। सबसे पहले अब्बास साहब, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बयान दिया, प्रवक्ता ने सवाल का जवाब देते हुए उसका समर्थन किया और ये भी कहा कि सारे मुगल गलत नहीं थे, सारे मुगल खराब नहीं थे, कुछ अच्छे भी थे। बीजेपी का जवाब भी आपने सुना होगा, उनका कहना है कि अच्छे राज वाले याद करने हैं तो श्री रामचंद्र जी का राज याद कर लें या शिवाजी महाराज का याद कर लें, देश माफ नहीं करेगा कांग्रेस को। देखिए, देश किसको माफ नहीं करेगा पुनीत जी? उनको माफ नहीं करेगा जिन्होंने रोजगार छीन लिए। देश उनको माफ नहीं करेगा जिन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाकर 22 लाख करोड़ देशवासियों का लूट लिया। देश उनको माफ नहीं करेगा जिन्होंने बढ़ते हुए बिजली के बिल थमाए और पैसा वसूल करने के नाम पर बिजली के कनेक्शन काट दिए। इस तरह के लोगों को देश कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने कोविड के अंदर लापरवाही बरत के बर्बादी कर दी पूरी भारत के अंदर। वो उन लोगों को माफ देश नहीं करेगा। देश इतिहास में जाके किसी को माफ करे, देश इतिहास में जाके किसी की चर्चा करे, मुझे लगता है कि देश के लिए आज सबसे बड़ी समस्या उसके वर्तमान हालात हैं और देशवासियों के लिए सबसे बड़ी समस्या वर्तमान हालात हैं। ये देश को नहीं झुकने देने वाले जो आए थे, उन्होंने देश को जितना नुकसान पहुंचाया है, चीन का मामला देख लीजिए, पाकिस्तान का मामला देख लीजिए, अर्थव्यवस्था का मामला देख लीजिए, ये मुद्दे हैं और इन मुद्दों के ऊपर ध्यान नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी। मुगल अच्छे थे, बुरे थे, अगर अच्छे थे तो आज क्या फायदा है, अगर बुरे थे तो आज का नुकसान है, ये बड़ा विषय है। उनके दौर में जीडीपी क्या थी, उनके कहां परिवार थे, ये सब अलग विषय है। मुगलों की शादियां भारत में हुई, उससे भी हमें क्या फायदा क्या नुकसान। मुगलों की औलादों भारत में ही हुई, वहीं पर रहीं, उससे भी आज हमें क्या फायदा क्या नुकसान। भारतीय जनता पार्टी जवाब जिन मुद्दों पर पूछा जाता है उन पर देती नहीं है। सुप्रिया श्रीनेश जी की पूरी प्रेस वार्ता के अंदर मैं मौजूद था और वहां पर सबसे बड़ी बात, जो मुख्य बात थी और प्रेस वार्ता जिस पर आधारित भी थी, वो ये थी कि जेपीसी की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है। किस मुद्दे को लेकर? राफेल के घोटाले को लेकर। राफेल के घोटाले के अंदर बिचौलिया जो था, जो पहले से ब्लैक लिस्टेड था, उसको खो दिया गया। जो अगस्ता वेस्टलैंड में कांग्रेस की सरकार ने जिसको जेल भेज दिया था, उसको क्यों इसके अंदर बिचौलिया बनाया गया? उसके घर से डॉक्यूमेंट्स जो रक्षा सौदे के सबसे गोपनीय डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कैसे निकल गए? मॉरिशस से जो चिट्ठियां आई थी, जो जानकारियां आई थी पूरे घोटाले की, राफेल घोटाले की, जिसके अंदर सरकार बहुत ज्यादा फंस रही थी, उसके ऊपर क्यों दबा दिया गया उस पूरे मामले को? सीबीआई के डायरेक्टर को रातों रात क्यों बदला गया? भाजपा के ही पूर्व मंत्रियों ने जब जांच के लिए वहां पर आवेदन दिए थे। ये विषय थे आज के, पर इन विषयों को छोड़कर इतिहास में जाके बात करनी है, इतिहास पर चर्चा करनी है, क्योंकि नहीं, पर अब्बास साहब ये शुरुआत तो मणिशंकर अय्यर जी के बयान से हुई। इस पर रिएक्शन भले ही दिया और बहुत स्पष्ट रिएक्शन दिया, मैं आऊंगा उस पर पूछूंगा उमेश जी से, बीजेपी से, कि उन्होंने सब कुछ क्लियर किया था, फिर क्यों उस पर विवाद आगे बढ़ा। लेकिन दरअसल ये बयान तो मणिशंकर अय्यर जी का था। 14 तारीख को जो उन्होंने कहा था, इस पर 15 तारीख और 15 तारीख को जो कुछ मध्य प्रदेश की राजधानी में हुआ, उसके बाद 16 तारीख को फिर उस बयान का समर्थन। तो दरअसल ये बात तो शुरू हुई, इतिहास का चर्चा तो शुरू हुआ कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा। एक किताब लिखी गई, इस पर विवाद भी जो हुआ वो भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री। मैं जवाब दे देता हूं। देखिए साहब, सबसे बड़ी बात यह है, किताब अगर कोई लिखता है तो वो अपनी कैपेसिटी में लिखता है और उसका जो भी उसको बात करनी होती है वो खुद कहता है और पार्टी का पक्ष नहीं होता है। ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी की हैं। आडवाणी जी जिन्ना की खबर के ऊपर जाकर ये कहकर आए थे कि ये महापुरुष थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड यही हो जाएगा? क्या भाजपा से हम उसी इतिहास के बारे में चर्चा करने लगेंगे? नहीं, और क्या क्या कश्मीर को लेकर और कश्मीर से बस लेकर जो गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां पर पाकिस्तान के अंदर, क्या वो भाजपा का ही स्टैंड बन जाएगा और भाजपा के ही हम नाम पे पूरे उसके ऊपर मामला कहेंगे? नहीं कर सकते। एक व्यक्ति की इंडिविजुअल राय होती है और उस इंडिविजुअल कैपेसिटी को हम देखते हैं और उसी से उस पर विषय पे जवाब भी लेते हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री का कोई स्टैंड है? क्या मणिशंकर अय्यर जी इस देश के कई संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं आज की तारीख के अंदर? आज मुद्दे बहुत बड़े हैं, ऐसे मुद्दे तो हर रोज आते हैं और हर रोज बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं। ठीक बात है, आपने अपनी बात में उत्तर भी दिया है और वहीं से सवाल भी उठाए। अब्बास जी, आपने अपनी बात में उत्तर दिया, बिल्कुल आपने ठीक कहा। पर्सनल सोच और पर्सनल लिखावट, इस पर कोई पॉलिटिकल राय नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बात तब आगे बढ़ जाती है जब एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवक्ता उस बयान के समर्थन में अपने तर्क दे देती हैं। चलिए मैं उमेश जी से पूछता हूं। उमेश जी, क्या असल मुद्दों को छोड़कर हम इतिहास
के बारे में जो कुछ लिखा गया है उस पर हम अपने तरीके से अपने नजरिए को आगे रखेंगे हर एक मुद्दे पर? पुनीत जी, चर्चा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरू नहीं हुई है। इस तरह का जो विद्वेषपूर्ण वक्तव्य दिया है उसकी शुरुआत मणिशंकर अय्यर जी ने करी है और आज मणिशंकर अय्यर जी को खारिज भी कर दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मित्र स्वयं मणिशंकर अय्यर को खारिज कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद को खारिज कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि वो संवैधानिक दायित्व पे नहीं है। तो संवैधानिक दायित्व पर तो इसलिए नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का मटिया मेट हो गया और राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी हाशिए पर बैठी है। उनके पास किसी भी राज्य में सरकार नहीं है, ना केंद्र में सरकार है, तो संवैधानिक पद पर रहने का तो प्रश्न नहीं उठता है। पर संगठनात्मक स्तर पर राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी ने जिस प्रकार का उस बयान का समर्थन करा, उस पर तो प्रश्न खड़े करने पड़ेंगे। मैं तो पूछना चाहता हूं राष्ट्रीय प्रवक्ता जी से कि आखिर कौन से मुगल का आचरण उनको पसंद आ गया। 1526 में तलवार के बल पर उज्बेकिस्तान से चलकर आया तैमूर और चंगेज दोनों वंश का जो क्रॉस ब्रीड था बाबर, उसने हिंदुस्तान पर आक्रांता की तरह हमला करा और यहां पर आकर क्या बाबर को महान माना जाएगा? और अगर बाबर महान था तो फिर राणा सांगा कौन थे जो बाबर के साथ युद्ध करते रहे और मातृभूमि के लिए, धरती के लिए, भारतवर्ष की मान सम्मान के लिए लड़े? तो क्या राणा सांगा के को इतिहास से विस्मृत कर देना चाहिए क्योंकि बाबर महान था? कांग्रेस पार्टी कहती है। और अगर बाबर की औलाद हुमायूं महान था तो फिर शेर शाह सूरी के बारे में क्या कहा जाएगा? क्या शेर सिंह सूरी के बलिदान को भुलाया जाएगा? शेर सिंह सूरी के जीवन को इतिहास से विस्मृत कर देना चाहिए। और हुमायूं की औलाद अकबर के बारे में जो मैडम साहिबा फरमा कर गई है कि जीडीपी बहुत बढ़ गई थी, तो जीडीपी इसलिए बढ़ गई थी कि जजिया कर भी ये मुगल लोग लाए थे। और जजिया कर के बारे में अब्बास भाई बहुत अच्छे से जानते होंगे। जजिया कर का मतलब था कि हिंदुस्तान में रहने वाला जो भी व्यक्ति है जो मुसलमान नहीं है, अगर वो अपने धर्म का पालन करता है, मंदिर में आरती करता है, पूजा प्रार्थना करता है, बुत परस्ती करता है, प्रतिमा का पूजन करता है, तो उसको एक टैक्स चुकाना पड़ेगा, जजिया कर चुकाना पड़ेगा। और केवल हिंदू को नहीं चुकाना पड़ेगा, सारे गैर मुसलमानों को चुकाना पड़ेगा। तो जिस जीडीपी की आरती आज मैडम साहिबा गाकर गई है, एक बहुत स्पष्टता से, चलिए आपकी बात का उत्तर देना चाह रहे हैं अब्बास जी, वो उत्तर भी लेंगे, लेकिन एक बात है उमेश जी, उन्होंने इसी मंच पर आप ही के सामने बहुत स्पष्टता से कहा कि कोई अच्छा था या बुरा था। मेरा वक्तव्य पूरा कर लेने दीजिए पुनीत जी। जी जी कर लीजिए और इसका उत्तर दीजिएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि अच्छे बुरे से आज की तारीख में क्या फर्क पड़ रहा है। और धैर्यपूर्वक सुनूंगा। मैं एक शब्द में कहूंगा, बस एक लाइन में जवाब दूंगा। मैं सारी बात का विनयशीलता से उत्तर दूंगा। मुझे जरा वंशावली तो पढ़ देने दीजिए जिन मुगलों के बारे में कहा जा रहा है। चलिए अकबर को छोड़ दीजिए, औरंगजेब पर आ जाइए। अगर औरंगजेब महान था तो छत्रपति शिवाजी कौन था फिर, जो जीवन पर्यंत मराठा गौरव के लिए लड़ते रहे, सह्याद्री के पर्वतों पर तलवार तुलजा भवानी के साथ जिनका जीवन कटा? और अगर औरंगजेब महान था तो गुरु गोविंद सिंह कौन था जिनका बलिदान हो गया और जिनके बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया? और अगर औरंगजेब महान था तो फिर गुरु तेग बहादुर का सिर क्यों कटवाया गया शीशगंज के ऊपर? रामजाट कौन था, मराठे कौन थे, राजपूत कौन थे? अगर औरंगजेब महान था, अरे औरंगजेब वो था इसीलिए भी लेकिन इनको हत्या करी, उमेश जी जवाब दे देता हूं, जेल में पटक दिया। ये सिर्फ अपने एजेंडा को बोलते रहेंगे, जवाब नहीं सुनेंगे, मेरे सवालों का जवाब भी नहीं देंगे। बात करता हूं, फिर अब्बास भाई को सुनूंगा। अब हमारे सवाल का जवाब देंगे। उमेश जी हिम्मत है एक सवाल का जवाब देने की। सवाल उठाते हैं उमेश जी, एक इतिहास के ऊपर सवाल करूंगा, हिम्मत रहे तो आप बताइएगा। सुनिए उमेश जी, एक सवाल, अरे उमेश जी एक सवाल सुन लीजिए, आप जवाब देंगे तो सराखों पर आपके जवाब। आइए मैं आपको बताता हूं, आपने औरंगजेब का नाम लिया। औरंगजेब के पोते शाह आलम मुगल सम्राट ने 4 नवंबर 1783 को आपके सिंधिया जी के परदादा महाजी सिंधिया को वजीरुल मुल्क, वकील मुल्क बनाया और सबसे बड़ा सौदा दिया। क्या आप सहमत हैं सिंधिया जी के रिश्तों से मुगल सम्राट के? क्या आप उसके ऊपर कोई टिप्पणी करने का दम रखते हैं? आपकी पार्टी तो बताइए कि सिंधिया जी भी गलत थे क्या? सिंधिया जी का इतिहास भी गलत हो जाएगा क्या? बताइए, तारीख बता रहा हूं, 4 नवंबर 1783 को मुगल बादशाह ने महादजी सिंधिया को देश का वकील मुल्क मुकर्रर किया। अब्बास जी उत्तर देना चाह रहे हैं इस बात का, इसके ऊपर आप तो लेके बैठे हुए उन लोगों को। हो गई अब्बास जी, हो गई आपकी बात? अब्बास जी जवाब दीजिएगा, इसी पे जवाब दीजिएगा, इसी पे जवाब, आंखों पे रखे ना रखे, इसी पे जवाब दीजिएगा, फर्क नहीं पड़ता। इसी पे जवाब दीजिएगा। आप, मैं जवाब दे रहा हूं ना, आप सुनिए तो सही। इसी पे जवाब देना। आपने प्रश्न करा, आप तो थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए, जवाब उत्तर दे दें साहब, जनता सुनना चाह रही। भारत के साथ ये विकृति रही है कि अब्बास जी थोड़ा सा जवाब के लिए धैर्यपूर्वक सुन लीजिए। आपने जो एक उद्धत कराया ना, मैं ऐसे सैकड़ों उदाहरण देता हूं, मीर जाफर से लेकर जयचंद तक।
इस भारत के इतिहास के साथ दुर्भाग्य यही रहा है कि कालांतर में जो राजपूताना संगठन थे जिनके बारे में विकृत लेखन करा गया और उन पर दोषारोपण करा गया और वही काम कांग्रेस पार्टी करती है। कोई एक अपवाद को, कोई एक उदाहरण को लेकर क्या मुगलों को महान मान लिया जाएगा? क्या राणा सांगा के बलिदान को भुला दिया जाएगा? या गुरु गोविंद सिंह के बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा? और आप जजिया कर को जीडीपी बनाएंगे और कुतुब करेंगे? छोड़ी राजधानी आप हमारे खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अरे इतिहास को क्या आपके हिसाब से लिखा जाएगा? अपने गिरेबान में झांको, अपने गिरेबान में झांको, अपने गिरेबान में झांको। आपके समर्थक कंगना रनावत तो पूरे शहीदों का अपमान करते हैं। अरे तो आप सुनाइए, मेरा जवाब दीजिए ना मेरे सवाल का। आप जवाब दे कब रहे हैं? आप तो कह रहे हैं इतिहास गलत है। इतिहास के अंदर मत जाइए, जवाब दीजिए। जो मैं आपको कह रहा हूँ गजट की बात कह रहा हूँ, हवाई बात नहीं कह रहा हूँ। आप प्रश्न करने के बाद उत्तर सुनेंगे। अरे आप प्रश्न करने के बाद लगातार बात आप प्रश्न के आगे पीछे पूछ मत जोड़िए ना। मैं आपके प्रश्न का उत्तर ना महादजी सिंधिया। अरे मैंने उत्तर दिया, आप सुनिए तो सही भाई। आप और बोल लीजिए, आप एक आध मिनट और बोल लीजिए। चलिए आप देना चाहते हैं, एक आध मिनट और बोल लीजिए, फिर देर पूर्वक सुनिए और बोल लीजिए। आप उत्तर दीजिए। मैं उत्तर देना चाहता हूं। कंगना राणावत के बयान से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कंगना राणावत भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्य नहीं है, पर सलमान खुर्शीद तो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। सलमान खुर्शीद कहता है कि आरएसएस जो है और वकील मुतलक आईएसआईएस के साथ उसकी तुलना महादजी सिंधिया को वकील मुतलक का नाम लेगा। महादजी सिंधिया को वकील मुतलक कहता है कि महादजी सिंधिया को मुगल बादशाह शाह आलम ने 1783 में वकील मुतलक क्यों बनाया था? इसका जवाब दीजिए। ये सवाल मेरा था। आप सवाल से भाग गए, सवाल से भाग गए, आप सवाल से भाग गए हैं, आप सवाल से भाग गए हैं, आप सवाल से भाग गए हैं, आप सवाल से भाग गए हैं। मैं दोबारा आपको सवाल पर जा रहा हूं। उमेश जी, परम सम्मानीय उमेश जी, परम सम्मानीय, परम सम्मानीय उमेश जी, सिंधिया जी के ऊपर दम दिखाइए, जवाब दीजिए। 4 नवंबर 1783 गजट कहता है भारत का मुगल बादशाह कहाँ सवाल पे सवाल। उमेश जी, मेरा भी एक सवाल था जो उन्होंने अब्बास जी ने बहुत अच्छी तरीके से अपनी बात रखते हुए एक बात की थी और वो जनता की तरफ से। थोड़ा सा जनता को भी उत्तर दें। ये जो इतिहास एक तरफ से जैसे भी लिखा गया, जिस तरीके से पढ़ा जा रहा है, जिस तरह से पढ़ाया गया, जो आक्रांता है उसका महिमा मंडन किसी ने अपनी पर्सनल किताब में किया हो तो किया हो, लेकिन इतिहास जो पढ़ाया जाता है उसमें कहीं भी किसी आक्रांता का वर्णन किसी शौर्य के तौर पर कतई नहीं किया गया। क्या ऐसे में उनका आज जिक्र करके समय, बहस और ये सारी चीजें आपको ठीक लगती हैं? आज के असल मुद्दों पर छोड़कर इस पर क्या फर्क पड़ेगा? एक पॉइंट जो उठाया था अब्बास जी ने, जो शायद जनता भी जानना चाहेगी कि अब इस बहस का, किसी की निजी राय का और उस पर पार्टियों के बीच गुत्तम गुत्ता का क्या अर्थ है? उससे आज क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है पुनीत जी, मैं आपकी बात का बहुत विनयशीलता के साथ उत्तर देता हूं। आपने बहुत मौजूद प्रश्न कराए। आप ये बताइए कि इस विकृत बहस की शुरुआत कहां से हुई है? सलमान खुर्शीद साहब ने किताब लिखी है, उनकी किताब के बाकी अंशों पर तो हमको आपत्ति नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो राजनीतिक आरोप हमारे माथे पर चस्पा करती है, बढ़ती है, उसका हम प्रत्युत्तर देते हैं। जिन प्रश्नों को कांग्रेस पार्टी के मित्रों के द्वारा उठाया जाता है, चाहे हमारे मध्य प्रदेश में उठाया जाए या भारतवर्ष में उठाया जाए, चाहे प्रधानमंत्री के कार्य को लेकर उठाया जाए या मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल को लेकर उठाया जाए, उन सारी बातों का उत्तर हम लोकतंत्र के सम्रांगण में जब जब भी उतरते हैं, चाहे 28 सीटों का उपचुनाव हुआ उस समय भी उत्तर दिए, अभी 4 सीटों के उपचुनाव हुए उस समय भी। मैं थोड़ा सा इस पे विस्तार से आप दोनों से उत्तर चाहूंगा, इसलिए छोटा सा ब्रेक लेता हूं। उमेश शर्मा साहब, आपने जिस तरीके से अभी इस बात को कहा, इस बात को वैसे ही खारिज करके खत्म किया जा सकता था, असल मुद्दों पर आया जा सकता था, लेकिन इस पर लंबी श्रृंखला दिन भर चली है। क्या ये केवल सवालों के बलबूते चली है या सोचा समझा एजेंडा? इस पर भी बात कर। बास हफीज साहब, एक सीधा प्रश्न मेरा आपसे भी। एक तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने शुरू किया था, आपने उत्तर दिया कि कांग्रेस पार्टी या किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नेता की जो निजी राय है, उनकी जो अपनी लेखनी, इस पर पूरी पार्टी जिम्मेदार नहीं होती। लेकिन एक आरोप स्पष्ट तौर पर बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस पर लगाया कि ये जो कुछ भी बड़े नेता बोल रहे हैं, ये आला कमान के इशारे पर ही बोलते हैं, क्योंकि जब पुराना विवाद था किताब को लेकर, तो उस वक्त भी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो टिप्पणी की उसे उन नेता के समर्थन में माना गया। नंबर 1 बात। नंबर 2, किसी वक्त में, किसी कालखंड में एक
सेंटिमेंट होता है देश का, अब जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो उसके खिलाफ है, बहुसंख्यकों के खिलाफ है, ये बात की गई। यानी पॉलिटिकली कांग्रेस को इससे नुकसान पहुंचेगा, देश इसको माफ नहीं करेगा, इस सेंस में कहा गया। दोनों पर आप अपनी बात रखें। जिस बात को आप बहुसंख्यक समाज के ऊपर कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो सिर्फ भाजपा पे और भाजपा की विचारधारा पे है। भाजपा की विचारधारा का वोटर जो है 20% है देश के अंदर, और बाकी जितने भी धर्म हो, जितने भी वर्ग हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, हर जगह पर 20% ऐसे होते हैं जो एक अलग विचारधारा के होते हैं। बाकी सब हम लोग एक हैं, चाहे वो उमेश भाई हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, तमाम लोग एक हैं। लेकिन इस तरह की अगर बात होती है तो भाजपा अपने ऊपर आने वाली बात को पूरे समाज से ना जोड़े, या हम अपने ऊपर आने वाली बात को हम किसी और से ना जोड़ें। मुझे लगता है राजनीति तक करनी चाहिए, इसके आगे नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी अगर आप खुद सोचिए कि रणनीति ऐसी होगी कि हम बीजेपी को एक मुद्दा देंगे चर्चा करने का, ये हमारी रणनीति होगी? क्यों होगी? हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। हमारी रणनीति तो साफ है कि हमें जनता के अधिकार दिलाने हैं, जनता को महंगाई से निजात दिलानी है, जनता को बढ़ते हुए लूट मार जो पेट्रोल डीजल के ऊपर है उससे निजात दिलानी है, हमको जनता को रोजगार दिलवाना है, खुद आके सत्ता के अंदर देना है। हमारे पास तो मुद्दे ही मुद्दे हैं, तो हम क्यों योजनाबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से इस तरह के काम करेंगे? हाँ, भाजपा जब ऐसे रिएक्शंस में आती है तो ऊपर से नीचे तक, शीर्ष नेतृत्व से लेके इनके मंडल अध्यक्ष तक लोग लग जाते हैं इसी बात को उठाने में, जिससे कि हमीदिया अस्पताल में हुई बच्चों की मौतों का मुद्दा हट जाए, गौड़ हो जाए। नहीं, पर ये अवसर कौन देता है? और ये आरोप है कि अवसर आला कमान के कहने पर दिए जाते हैं। अवसर की बात नहीं है, ये रूटीन में हमने कभी सत्ता में रहते हुए ये नहीं किया कि हम अपने बातों को छिपाने के लिए किसी विपक्ष के नेता की एक बात के ऊपर, निजी राय के ऊपर हंगामा खड़ा कर दें ताकि हमसे सवाल नहीं हो। पुनीत जी, बहुत स्पष्ट है, ऐसे अवसरों को चाहत जो रखती है और भाजपा रखती है, और भाजपा बिना मुद्दे के मुद्दा बनाते हुए, देखिए आप वी डी शर्मा जी कहते आ रहे हैं इन्हीं बातों के ऊपर। क्या वी डी शर्मा जी ने बच्चों की मौतों के ऊपर कोई जांच के बारे में बात कही? नहीं कही। हमने पिछले 5 दिन उमेश जी अब इस बात का उत्तर दें, बातों को वहीं खारिज कर देना चाहिए लंबा खींच करके। क्या हम बड़ा वक्त बर्बाद नहीं करें इन चीजों पर? पुनीत जी, मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। सलमान खुर्शीद किताब लिखेंगे और हिंदुत्व को लानत मनानत देंगे, और जब हम जवाब मांगेंगे और प्रत्युत्तर पेश करेंगे तो हमसे यह कहा जाएगा कि आप तो महंगाई के मुद्दे पे बात करिए। राशिद अलवी कहेगा कि राम को पूजने वाले निशाचर हो, और हम इस बात पर जब पलटवार करेंगे तो हमसे कहा जाएगा कि बेरोजगारी के मुद्दे पे आप जवाब दीजिए, इस बात को गंभीरता से मत लीजिए। दिग्विजय सिंह जी कहेंगे कि हिंदू आतंकवाद है, तब हमसे कहा जाएगा कि नहीं, आप जो है वो देश के अंदर बच्चों की मौतों पर बात करिए, हिंदू आतंकवाद पर प्रत्युत्तर मत दीजिए। कपिल सिब्बल हलफनामा दायर करके सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि राम एक काल्पनिक पुरुष थे, राम सेतु को तोड़ा जाना चाहिए, राम कभी पैदा नहीं हुए और डे टू डे की सुनवाई को रोका जाना चाहिए। और हम इसका प्रत्युत्तर देने के लिए तत्पर होंगे तो हमसे कहा जाएगा कि नहीं, आप देश के अन्य मुद्दों पर बात करिए, इस मुद्दे पर बात मत करिए। उसके बाद चिदंबरम जब कहेगा कि धर्म आतंकवादी, तो हमसे कहा जाएगा कि आप इन मुद्दों पर बात करें। हम इन मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे लिए देश प्रथम है। जैसे एसआई के अधिकारी ने हलफनामा दिया, उसने भाजपा ज्वाइन करी, अधिष्ठान है। उसने हम देश प्रथम के भाव को भूल नहीं सकते। हम आपके मुद्दों का जवाब देंगे, आपके आरोपों का जवाब देंगे, आपके आरोपों का जवाब लगातार देते आ रहे हैं, पर आप हमारे वैचारिक अधिष्ठान पर प्रहार करेंगे। आप भारत की बहुसंख्यक भावनाओं के साथ टकराने वाले बयान देंगे, और उसके बाद आप हमको समझेंगे। आप इस पर बयान मत दीजिए, आप हम पर पलटवार मत करिए। आपकी राष्ट्रीय प्रवक्ता आकर इस प्रकार की बदतमीजी भाषा बोलेगी कि जीडीपी बढ़ गया था और हम कहेंगे कि वो जजिया करता, तो आप हमको कहेंगे कि नहीं, इस पर बात करिएगा। आपका जो पाप है हम उस पाप पर पलटवार नहीं करें, और आप तय करेंगे, आप तय करेंगे कि हमको क्या बयान। अब्बास जी, मैंने बहुत क्लियर प्रश्न किया था, वक्त खत्म हो गया, बहुत संक्षेप में आपसे उत्तर चाहूंगा। अब्बास जी, मैं बहुत क्लियरली आपसे एक सवाल पूछा था और मैं चाहता हूं कि आप इस पर उत्तर करें, क्योंकि मैंने कहा कि हर वक्त का अपना एक सेंटिमेंट होता है। आप समझ रहे हैं किस तरफ और किस चीज को लेकर मेरा प्रश्न है। यह भी कहा गया कि इससे निश्चित तौर पर आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है। इस समय जो माहौल है, इस समय जो सेंटिमेंट है, उसमें नुकसान हो सकता है। क्या इसके बावजूद इस तरह के स्टेटमेंट्स आते रहेंगे?
हमारी पार्टी लाइन बहुत स्पष्ट है। हम जनता के मुद्दों को लेकर खड़े हुए हैं। हमारा पार्टी का हर एक नेता उस पर बात कर रहा है, उन मुद्दों को उठा रहा है। अगर एक दो नेता अपनी कोई बात करता है तो भाजपा उसको मुद्दा बनाए, हमें नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम उस मुद्दों के साथ नहीं है, हम जनता के साथ हैं। और पूरे डिबेट में मेरे जितने सवाल थे ना महाजी सिंधिया पर, ना बच्चों की मौतों के ऊपर, ना इन मुख्य मुद्दों पर जवाब दे पाऊंगे। इनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है इनके पास। अरे कोई जवाब नहीं है। भारत बदनाम है, भारत को महान कहते हुए कमलनाथ जी कहते हैं कि भारत बदनाम है, और इस तरह के बयान देते, चाहे कमलनाथ हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, चाहे चिदंबरम हो, चाहे शशि थरूर हो, चाहे मणिशंकर अय्यर हो, चाहे सुप्रिया श्रीनेत हो। चलिए, तो दोनों तरफ से तर्क जनता ने सुन लिए हैं, और जनता बहुत बेहतर निर्णायक होती है, क्योंकि आप दोनों पक्ष, कोई भी पार्टी का पक्ष जनता के दरबार में ही रखा जाता है, जनता ही डिसाइड करती है। बात अगर इतिहास की है, इतिहास सबने पढ़ा है। हाँ, ये बात अलग है कि अपनी अपनी रुचि के मुताबिक लोग उसकी समीक्षा अपने अंदाज में करते हैं, लेकिन क्या इस पर इतनी बड़ी बहस और लगातार सतत बहस होना चाहिए? क्या ये जानबूझकर बहस डाली जाती है, ये आगे लपक कर बढ़ाई जाती है? ये भी जनता ही डिसाइड करेगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।